नमस्कार, मैं हूँ निशा श्री और आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। और काफी दिनों से जो है वो हम चर्चा नहीं कर पा रहे थे इंटरनेशनल मैटर पे, तो आज हम एक बार फिर से लेके आए हैं क्योंकि इंटरनेशनल मैटर जो है वो केवल इंटरनेशनल नहीं रह गया। जैसा कि हम जानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स जो है वो दुनिया भर के एक एक कोने पर अपना प्रभाव डालता है। ऐसे में अभी इजराइल यूएस के साथ मिल करके जो ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, दोनों के बीच जो युद्ध वाली स्थिति बन गई है, उसमें पूरी तरह से जो है हर एक देश और खास करके जो ईरान के अगल बगल में रहने वाले देश हैं, हम भी काफी करीब हैं ईरान के, तो किस तरह से हमारे ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है और अब धीरे धीरे पूरे के पूरे विश्व में एक संकट सा गहराता जा रहा है। इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, और आज ये आपके सामने बताएंगे कि क्या है माहौल अभी। आखिर ये जो पैनिक का कंडीशन बन रहा है, कभी गैस को लेके, कभी पेट्रोलियम को लेके, कभी फर्टिलाइजर्स को लेकर के, आखिर ये पैनिक का सिचुएशन क्यों बन रहा है जबकि भारत तो इस युद्ध में इन्वॉल्व भी नहीं है। जी देखिए, ऐसा है कि अभी जो समय है उसमें पूरी दुनिया एक, उसको अगर कहें इंग्लिश में, ग्लोबल विलेज के रूप में हो गई हुई है। और कहीं भी कोई घटना घटेगी तो एक तो सूचना तंत्र बहुत मजबूत हो चुका है, और दूसरा है कि एक देश का दूसरे देश पर डिपेंडेंस बढ़ा है, व्यापार भी है सबों के बीच में। और जहाँ तक भारतवर्ष की स्थिति है तो भारतवर्ष लगभग अपने ऊर्जा का 80% दूसरे देशों से आयात करता है। तो निश्चित रूप से जो मिडिल ईस्ट कंट्री है उससे हमारे संबंध हैं ऊर्जा को लेकर। हम वहाँ से गैस लेते हैं, हम वहाँ से कच्चा तेल लेते हैं, हम वहाँ से और जो ईंधन की सामग्रियाँ हैं उसको लेते हैं। उसमें ईरान भी शामिल है और सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, ऐसे दूसरे देश भी शामिल हैं। तो निश्चित रूप से जब मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, या जिसको हम पश्चिम एशिया भी कहते हैं, वहाँ अगर जो जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं तो भारतवर्ष उससे अछूता नहीं रह सकता है। लेकिन इस मामले में भारतवर्ष की तारीफ करनी होगी कि उसके पास पहले से लगभग 60 दिनों का तेल रिजर्व उसके पास है। ठीक है जी। और इस तरह से गैस भी उसके पास उपलब्ध है। इसीलिए अभी तक इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी आबादी है और सबसे ज़्यादा हम ईंधन इस्तेमाल भी करते हैं, खपत भी करते हैं, उसके बावजूद भी किसी भी पेट्रोल पंप पर कहीं भी लाइन नहीं लगी। ठीक है, लेकिन पैनिक का सिचुएशन तो बना पैनिक का सिचुएशन तो यहाँ एक लोगों के स्वभाव में है। और कुछ जो यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो पॉलिटिकल पार्टीज खोजती रहती है कि किसी तरीके से कुछ ऐसा मिले जिससे जनता को भड़काया जा सके और उनको लाइन में लगवाया जा सके। तो इसलिए अगर आप पैनिक क्रिएट कर देंगे तो नेचुरली पेट्रोल पंप पर भी भीड़ पड़ जाएगी, गैस वाले के यहाँ भी भीड़ पड़ जाएगी। ये एक बात हुई। ठीक है, देखिए, जो असल मुद्दा है वो ये है कि ये जो लड़ाई अभी चल रही है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, उसमें स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि सब लोगों ने ये समझा था कि ये लड़ाई 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक में समाप्त हो जाएगी, लेकिन अब इस लड़ाई को 1 महीने से ज़्यादा चल रही है जी। और अभी भी उस लड़ाई के खत्म होने का कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। उसके कतिपय कारण हैं। कारण यह है कि अब जो युद्ध होते हैं उसमें मैन पावर का इस्तेमाल नहीं होता है। अब मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है, ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। और इतनी छोटी सी कंट्री है ईरान, जिसके लिए सोचा जा रहा था शुरू में कि इजराइल और यूएसए तो इसे हफ्ते भर में खत्म कर देंगे, लेकिन ये लंबा खिंच गया। और अगर देखा जाए तो ईरान ही है जो कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ईरान ने, जब ईरान को पिछली याद होगा कि 2025 के जून में उस पर अटैक हुआ था एक बार, तो उस समय वो ज़्यादा दिन नहीं चला था, मामला सलट गया था, लेकिन ईरान ने उस समय से और अपनी तैयारियों को बढ़ा दिया था। ईरान के पास छोटे छोटे मिसाइल्स हैं, कम दाम में सस्ते मिसाइल्स हैं। उसके ठीक विपरीत यूएस के पास, अमेरिका के पास जो मिसाइल्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी महंगे हैं। तो मिसाइल्स की भी अपनी एक सीमा है। तो अमेरिका
सपोज कीजिए कि अगर 2 मिसाइल चलाता है तो उतने खर्चे में वो 100 मिसाइल को चला सकता है ईरान। एक ईरान का एक के साथ प्लस पॉइंट। दूसरी बात यह है कि जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि जो घटनाएं अमेरिका दूसरे देशों में जहाँ उसके मन लायक सरकारें नहीं होती हैं वहाँ जब वो कराता है, जैसे बांग्लादेश में हम लोगों ने देखा था, श्रीलंका में हम लोगों ने देखा था, या फिर नेपाल में भी हम लोगों ने हाल में देखा, वहाँ पर उस देश की जनता उस सत्ता के खिलाफ में खड़ी हो जाती है। ठीक है। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है कि ईरान का जो धार्मिक वर्ग है, जो सत्ताधारी वर्ग है, उसके पक्ष में सारे ईरानियन हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितने भी ईरान के जो लोग हैं वो इस बात पर एकमत हैं कि हम लोगों को किसी भी स्थिति में ये जो मतलब किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप हम लोगों को नहीं होने देना है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की बात, राष्ट्रीयता की बात आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात जिसके ऊपर ईरान सबसे ज्यादा अपना मतलब कहीं ना कहीं वो डोमिनेशन की स्थिति में जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के। और जहां तक बात है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने भी कुछ दिन पहले उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो अभी एक आकर्षण का केंद्र बन गया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, आप जो स्थिति देख रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो एक तरह से जो फारस की खाड़ी है उसको वो जोड़ता है ये अरब सागर से जी। तो ये जो और वो उसका वो घोड़े की नाल की तरह का शक्ल का है, उसमें से जहाज को क्रॉस करने में करीब 7-8 घंटे लगते हैं। देखिए, वो इंटरनेशनल टेरिटोरी है, यानी वो जल मार्ग कोई ईरान का नहीं है। और ये पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है उसमें फ्री नेविगेशन की बात है कि अगर कोई तटीय ये भी है तो आप वहाँ आवाजाही से किसी को रोक नहीं सकते हैं, समुद्री मार्ग बिल्कुल खुला हुआ रहेगा। लेकिन चूंकि वो बिल्कुल ईरान से होके वो क्रॉस कर रहा है, इसलिए ईरान वहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है उसको। और ईरान वहाँ चाहता है कि हम, बल्कि ईरान की तो ये सोच है कि हम आगे आने वाले दिनों में जो हमको खर्च हुआ है इस युद्ध पर उसकी भरपाई भी हम उसमें टैक्स लगा के या टैरिफ लगा के या फिर कोई शुल्क लगा के हम करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें हरमुज के इशू से अमेरिका ने अपने को अलग कर लिया है। अमेरिका का साफ कहना है कि हम तेल पर, हरमुज जो जल मध्य है उस पर हम डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास तेल का भंडार है। ये अपना जो देश उससे प्रभावित हो रहे हैं वो सोचें। और इसीलिए आपने देखा कि कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लगभग 40-45 देशों के लोगों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें भारत की ओर से भारत के जो सचिव हैं, फॉरेन सचिव हैं, वो वहाँ पर गए हुए थे और उन लोगों ने हरमुज को कैसे ओपन रखा जाए इस पर चर्चा की है। चर्चा हो रही है। तो एक जो बात आ रही है अमेरिका की और नाटो के रिलेशनशिप को लेकर के कि कहीं ना कहीं नाटो साइड होता दिख रहा है। ट्रंप खुद को नाटो से अलग बता रहे हैं, लेकिन नाटो का कहना है कि नहीं, अभी भी यूएसए जो है वो इसका एक महत्वपूर्ण अंग बन करके रहेगा और नाटो अभी किसी तरह से इस तरह से मूड में नहीं है कि वो यूएसए को साइडलाइन कर दे। ऐसे में युद्ध की स्थिति क्या लगती है, क्या ये और कंटिन्यू करेगी या इसका कोई सॉल्यूशन निकल के आएगा? देखिए, आप नाटो को जानते हैं कि ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और जो अमेरिका के नेतृत्व में यूरोप के जो देश हैं उन लोगों ने एक सैनिक संधि की हुई है कि अगर किसी एक देश पर आक्रमण होगा तो उसको दूसरा देश भी अपने ऊपर आक्रमण से करेगा। तो बहुत मजबूत एक सैनिक संधि है जिसको अमेरिका लीड करता है। लेकिन अमेरिका के जो अभी के प्रेसिडेंट हैं वो उनकी नाराजगी इस बात के लिए है कि इस युद्ध में कोई भी यूरोपीय देश सामने में नहीं आया है। और यूरोप के सभी देशों का, वो चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो या फिर जर्मनी हो, इन सारे लोगों का कहना है कि ये जो युद्ध है वो अमेरिका ने कोई हमसे पूछ कर नहीं किया है, हम लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, इसलिए हमको इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। नेचुरली एक ट्रंप को लग रहा है ऐसा कि उनके साथ ये जो नाटो के जो देश हैं जिनको हम इतना मजबूती प्रदान करते हैं, सपोर्ट प्रदान करते हैं, वे हमको इस समय
उन लोगों ने अगर हम हमारा साथ नहीं दिया है तो हम भी नाटो से अलग हो जाएंगे। और निश्चित रूप से अगर अमेरिका नाटो से अलग होता है तो नाटो का कोई मतलब रह नहीं जाएगा, इस बात को समझ। अच्छा ठीक है, ये तो हो गई यूरोपियन कंट्रीज की बात, लेकिन अगर हम मिडिल ईस्ट की तरफ देखें, दुबई है या फिर और भी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो किसके साइड में है? क्या वो यूएसए और इजराइल के साइड में है या फिर ईरान के साथ? क्योंकि रिलीजियस एस्पेक्ट को तो हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक तो इशू है वहाँ पर कि जो ईरान है वो शिया बहुल क्षेत्र है, उसके जो क्लेरिक्स हैं, जो लोग सत्ता में हैं वो लोग सब शिया हैं, और बाकी जो मध्य एशिया के देश हैं वो सब सुन्नी बहुमत है, जिनको लीड कर रहा है सऊदी अरबिया, अगर एक तरह से कहें तो हम लोग मान सकते हैं। तो ये जो ईरान में जो शाह का शासन था, तो शाह के शासन के खत्म होने के बाद अमेरिका का प्रभाव वहाँ घटा, और वहाँ जो भी शासक जो आए हैं, वो चाहे खुमैनी हो या खामनेई हो, जिनकी अभी हत्या हुई है, तो ये सारे लोग जो हैं अमेरिका विरोधी हैं। तो अमेरिका ने बाकी जो दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनमें अपना बेस बनाया है, सैनिक अड्डा बनाया है, और उन लोगों ने अपनी रक्षा के लिए अमेरिका को बेस बनाने की इजाजत दी है। तो नेचुरली सऊदी अरबिया हो या यूनाइटेड अरब अमीरात हो या कतर हो, इन सब लोगों का अमेरिका के राष्ट्रपति पर यह दबाव है कि आप इस युद्ध को बीच में मत छोड़िए, बल्कि निर्णायक मोड़ पर ले जाइए, अन्यथा ईरान जो है वो सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज का लीडर बन जाएगा, और ईरान को जो है सो अगर इस स्थिति में ईरान आप बीच से अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो ईरान इतना ताकतवर हो जाएगा कि फिर ईरान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछा है अभी, कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। ये अलग की बात है कि वो सुन्नी बहुल हैं, लेकिन वो सारे लोग इस समय करीब करीब सारे लोग नहीं हम उस तरह से कहें, लेकिन जो मजबूत वहाँ के जो देश हैं वो सब अमेरिका पर दबाव बनाए हुए हैं कि अमेरिका बिल्कुल ईरान को युद्ध की स्थिति में, अंतिम स्थिति में ले जाए, नहीं तो आगे के लिए ईरान जो है सो बहुत बड़ा खतरा। ठीक है, लेकिन ये तो बात हो गई मिडिल ईस्ट की, लेकिन अमेरिका में अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और हमने देखा कि कितने व्यंग्यात्मक उनके पुतले बना करके जो है वो एक लंबा अच्छा खासा प्रोटेस्ट चला है। इसके पीछे क्या कारण है? वहां की जनता क्यों ट्रंप से गुस्सा हो रही है? देखिए, अमेरिका में एक शुरू से अमेरिका में है कि ये जब उसके नागरिक मारे जाते हैं तो अमेरिकन जनता बौखला जाती है। तो नेचुरली अभी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी अभी नहीं हुई है, लेकिन कैजुअलिटी होनी शुरू हुई है। तो जैसे जैसे ताबूत अमेरिका पहुंचेगा वैसे वैसे अमेरिका के लोगों में बेचैनी बढ़ेगी और ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा, और उसी दबाव का नतीजा था प्रोटेस्ट। ठीक है कि एक प्रोटेस्ट हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा कि कल ही भारतीय समय के अनुसार सुबह में कल अमेरिकी प्रेसिडेंट ने लगभग 14-15 मिनट का अपना राष्ट्र के नाम संबोधन किया है, जिसमें उन्होंने वियतनाम युद्ध और दूसरे कई युद्ध, अफगानिस्तान वगैरह के युद्ध की चर्चा की, और कहा है कि उसमें तो वर्षों तक अमेरिका इन्वॉल्व रहा, और इस समय तो बस अभी 1 महीना हुआ है। तो निश्चित रूप से हम अमेरिका के जो आगे का भविष्य जो होने वाला है, जो उनके बच्चों का भविष्य जो होने वाला है, हम उसको ध्यान में रख के हम ईरान से युद्ध में है। इसलिए उन्होंने एक तरह से अमेरिकी जनता को आश्वस्त करना चाहा है कि नहीं, हम लोग निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें हम लोगों की जीत हासिल है। इसका असर क्या होगा भारत पर? अल्टीमेटली क्या होगा? क्या सचमुच में जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था लॉकडाउन वाली स्थिति बन रही है, तो क्या सच में एक दूसरा लॉकडाउन के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए? क्या सच में पेट्रोल और गैस की क्राइसिस हो जाएगी? देखिए, एक तो आप जान लीजिए कि पूरी दुनिया में ये संकट जो है सो गहराया हुआ है, और पूरे दुनिया में कच्चे तेल का भाव बढ़ा है। उस हिसाब से भारतवर्ष में सिर्फ जो कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं उन लोगों ने कुछ दाम बढ़ाए हैं अपने, अदरवाइज सरकार अपनी व्यवस्था, कुछ इंटरनल व्यवस्था करके वो पेट्रोल और डीजल के दाम को बिल्कुल स्थिर रखी हुई है। सिर्फ जो ये गैस वगैरह के दाम में, और वो भी खास करके जो ये है होटल्स वगैरह में जो गैस जाते हैं उनके दाम में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये कब तक चलेगा? आखिर हम लोगों का इतना बड़ा देश है, और तेल हम लोगों के यहाँ रेगुलर जो आना है, चूंकि लगभग 20-25% अपने ऊर्जा का हम ये जो है मिडिल ईस्ट कंट्री से नहीं, ईरान और दूसरे भी जो देश हैं उन लोगों से हम, जैसे गैस हम लोग कतर से मंगवाते हैं सब,
तो ये सब जो है सो जो हरमुज के डिस्टर्ब हो जाने से ये दिक्कत हो रही है। हालांकि भारतवर्ष के जो जहाज हैं वो उनको ईरान इजाज़त दे रहा है आने के लिए, लेकिन जिस तरह से निर्बाध गति से जो काम हो रहे थे उसमें गड़बड़ी हुई है। भारतवर्ष ने लगभग 42 देशों के साथ, पहले 25 देशों के साथ उसका था, अब 42 देशों के साथ उसने समझौता किया है। छोटे छोटे देश जैसे अफ्रीका का देश है अंगोला, तो अंगोला से उसने गैस अभी लेने का समझौता किया है, और भी उसने दूसरे वेनेजुएला वगैरह से भी तेल मंगवा रहा है, अमेरिका से भी उसके तेल आ रहे हैं, तो लेकिन वो सब खर्चीला। ये जो आप सारी बातें बता रहे हैं, इससे हम अगर अपने दर्शकों को बताना चाहें कि हमारी भारत की विदेश नीति क्या फेलियर है या सक्सेस, मतलब अच्छी चल रही है, इसके बारे में अगर आप नहीं, मुझको ऐसा लगता है कि अभी तक जो स्थिति बनी हुई है उसमें भारतवर्ष की स्थिति बहुत ही अच्छी है। ठीक है। और लेकिन आगे आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध लंबा चलेगा तो हम लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए, और हम लोगों को कुछ पेट्रोल के कंजम्पशन को, डीजल के कंजम्पशन को कैसे कम किया जाए, इस पर भी एक स्वतः विचार करना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि बसेज का उपयोग हम लोग करें, अपनी गाड़ियों का, अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर दें, और बेमतलब के जो हम लोग पेट्रोल और डीजल वगैरह का उपयोग करके जो घूमते रहते हैं उस पर थोड़ा हम कंट्रोल करें। तो अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग कंट्रोल करेंगे तो निश्चित रूप से उसका भी एक व्यापक प्रभाव होगा, और एक जनमत भी बनेगा, और देश एकजुट होके उसको आएगा। क्योंकि ये जो चीज है, ये कोई आपने तो युद्ध किया नहीं है, अब ये युद्ध जो है सो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है। और ठीक है, भारतवर्ष इसमें बहुत ही अच्छी भूमिका उसकी है, वो चाह रहा है कि नहीं साहब युद्ध जल्दी से समाप्त हो। ईरान से भी उसकी बात हो रही है, इजराइल से भी उसकी बात हो रही है, अमेरिका से भी बात उसकी हो रही है, और जो दूसरे देश हैं सऊदी अरबिया, कतर, इन लोगों से भी उसकी लगातार बातचीत चल रही है। तो भारतवर्ष युद्ध को समाप्त करने के प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन भारतवर्ष ने युद्ध नहीं किया है। इसलिए निश्चित रूप से ये एक जो ग्लोबल ये है, चेन है जो ऊर्जा का, उसके चलते हम प्रभावित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों को, सब लोगों को मिलजुल के इसको फेस करना है। ठीक है। तो ये तमाम जानकारियां कि अभी इजराइल यूएसए के साथ मिल करके जो ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, और उसकी वजह से किस तरह से जो पूरे दुनिया भर के देश हैं उसके ऊपर अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ रहे हैं, इन तमाम अपडेट्स को हमारे सामने आपके साथ साझा करने के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा को अभी हम यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।